नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। ऑल इंडिया स्वर्णिकार समाज एसोसिएशन और ज्वेलर्स जनपद बलिया के तत्वाधान में सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 27 जुलाई 2026 सोमवार को शाम 5 बजे से एनसीसी चौराहा डीपी ज्वेलर्स के ऊपर बलिया में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकुंद वर्मा होंगे। विशिष्ट अतिथियों में श्री लोकेश अग्रवाल, राष्ट्रीय संरक्षक प्रदेश अध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन, सुनील सर्राफ, राष्ट्रीय सचिव स्वर्णिकार संघ प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, मनोज कुमार वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मंजू अग्रवाल, संरक्षक शामिल रहेंगे। आयोजक समिति के जिला अध्यक्ष विजय सर्राफ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष बलिया ने बताया कि इस गोष्ठी में स्वर्णिकार समाज की समस्याओं, कल्याण योजनाओं और समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही समाज के उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेरा नाम धीरज कुमार सर्राफ है जी। मैं डीपी ज्वेलर्स संस्थान के पार्टनर में से हूँ। आज सर ये जो सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिला, अध्यक्ष पद आपको मिला है, क्या कहेंगे और किस तरह अपने संगठन के लिए खड़े रहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिला एसोसिएशन स्वर्णिकार समाज का काफ़ी अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे चुना और जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो प्रदेश में जो भी सर्राफा व्यवसायी हैं, उनको जो भी अपने व्यवसाय संबंधी जो भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है, सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उस पर आप लोग मतलब जो भी होगा आप लोग संगठन के साथ विचार विमर्श करके उस पर कार्य करेंगे। हाँ, तो जिस तरह सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कितना आज खुशी लग रहा है? क्योंकि पूरे समाज को पद, एक अध्यक्ष काफ़ी महत्व है, पद है। काफ़ी ये गौरव वाली बात है कि मुझे स्वर्णिकार समाज ने इस कार्य के लिए चयनित किया है, ताकि मैं लोगों के बीच अपनी भागीदारी रख करके अपनी बातों से उनको प्रभावित कर सकूं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर इसे छात्रों की जीत बताते हुए विजय दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विजय मार्च निकालकर सरकार के फैसले को छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के दबाव का परिणाम बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने लगातार छात्रों की आवाज उठाई और उनके अधिकारों की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार को छात्रों के व्यापक विरोध और लोकतांत्रिक संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में यदि छात्रों के हितों के खिलाफ कोई निर्णय लिया गया तो कांग्रेस पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। मेरे को खबर मिली है लाल हेड पार्टी। अब उसकी गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि उनके क्या उद्देश्य हैं, उनका क्या एजेंडा है, किस विचारधारा से वे ताल्लुक रखते हैं और उनका क्या उद्देश्य है इस पार्टी के निर्माण के पीछे। स्वाभाविक रूप से अगर वो राष्ट्र हित में होगी, देश हित में होगी, संविधान हित में होगी, लोकतंत्र के हित में होगी, छात्र हित में होगी, तो कांग्रेस पार्टी भी उसका साथ देगी। देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने उन बच्चों की पवित्र दिगंबत आत्मा के लिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करिए। साथ ही आज के दिन जो लोकतंत्र की जीत हुई है, उस जीत को जश्न में मनाते हुए विजय मार्च हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। इस 12 साल में पहली बार हुआ है जब ये सरकार झुकी है और इसको झुकाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने करा। जिस तरीके की हठधर्मिता पिछले कई महीनों से दिख रही थी, आज उस पर पूर्ण विराम लगा। आज एक लोकतंत्र की जीत है, आज छात्रों की जीत है, आज इस संविधान की जीत है और आगे चल के अगर ये केंद्र की सरकार फिर इन बच्चों के साथ अगर उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूची हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के, उन शिक्षा छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए सड़कों पर मौजूद होगी। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उन तमाम हमारे बच्चे, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे 2 बच्चे नीट की एग्जाम की नाकामी, पेपर लीक और अराजकता के कारण जिसने आत्महत्या की है और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते समय हमारी एक बच्ची की जान गई है। तमाम ऐसे बच्चों को जिनने इस पूरे आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाई, आज कांग्रेस परिवार
उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की ये निष्ठुर सरकार, जिसके कार्यकाल में 90 पेपर लीक हुए और संवेदनहीनता की हद हो गई, संवेदन शून्यता की हद हो गई। गलतियां के बाद चोरी और सीना जोरी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे बच्चे जंतर मंतर में, उनके साथ कितनी बर्बरता से न केवल मारपीट की गई बल्कि एक तरीके से हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है। प्रोटेस्ट के समय चाहे पैलेट गन हो, चाहे टायर गैस हो, उन बच्चों को जो भारत का इतिहास भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य के साथ इस निष्ठुर सरकार ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री और नेता बड़े दम्भ में कह रहे थे, बड़े अहंकार में कह रहे थे, बड़े अभिमान में कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा आसान नहीं है। ये आम जनमानस का आक्रोश था, ये लोकतंत्र की वो ताकत थी जो आज दिखी है। ये निष्ठुर शासन में जो लोग बैठे रहे, जो अपने आप को ना जाने क्या समझ रहे थे, लोकतंत्र क्या होता है हमेशा धज्जियां उड़ाई गई, उस पक्ष को नहीं समझा गया बच्चों के भविष्य के, बल्कि ये कहा गया कि ये सब के सब देशद्रोही हैं। ये कहा गया कि ये सब के सब कहीं पाकिस्तान से और कहीं चीन से मैनिपुलेट है। ये कहा गया कि ये किसी एक धर्म से संबंधित है। धर्म जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा संविधान जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर कवच है, जनमानस के आगे सामने और हमारे संविधान की ताकत के बलबूते पे लोकतंत्र की ये जीत हुई है। और आज ये शुरुआत है, ये निष्ठुर, ये अभिमानी, ये दम्भकारी, अहंकारी, इन तमाम लोगों का अंत निश्चित है। ये तय है जब जनमानस जाग जाता है और विशेष करके युवा और छात्र जाग जाता है, तब फिर कोई नहीं बचता है। और ये समय शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, उनके तमाम वो घमंडी मंत्री अब सचेत हो जाए। यदि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया तो इससे बुरे दिन इनको देखना पड़ेगा। जबलपुर की थाना लाडगंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उसका क्षेत्र में जुलूस निकाला जो बाल अवस्था से ही अपराध कर रहा था और उसके खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल कचपुरा क्षेत्र में रहने वाला लकी पटेल अपनी बाल अवस्था से ही क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और लगातार लोग लकी पटेल की गुंडागर्दी से परेशान थे, जिसकी शिकायत थाने में भी लगातार की जा रही थी। लेकिन लकी पटेल पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन इसी दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना दी कि लकी पटेल लम्हेटा घाट में मौजूद है। थाना प्रभारी लाडगंज नवल आर्या सूचना पर पुलिस ने अपना जाल बिछाकर लकी पटेल को गिरफ्तार कर लिया और इसके संगीन अपराधों को देखते हुए इस नामी बदमाश पर एनएसए की कार्रवाई कर लकी पटेल को जेल भेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम सभी थाना प्रभारियों को लगातार आदेश निर्देश प्राप्त होते रहे हैं कि जो हम सबके थाना क्षेत्रों में फरारी इनामी बदमाश हैं, उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाना है। ये आरोपी लकी पटेल उर्फ इसके पिता का नाम राजकुमार उर्फ झल्लू पटेल, उम्र 23 वर्ष, निवासी बीएल मैरिज गार्डन कचपुरा चौकी यादव कॉलोनी थाना लाडगंज का है। ये अपने बालकाल की अवस्था से ही जैसे किशोरावस्था में पहुंचा था, तब से ही इसके द्वारा लगातार अपने साथियों के साथ संगीन अपराध घटित किए गए। इसमें इसके द्वारा कुल 31 अपराध कारित किए गए, जिनमें 4 मामले 307 के और 2 मामले बमबाजी के हैं। इसमें जो 307 के मामले हैं उसमें इसके द्वारा फायर आर्म्स और घातक हथियारों का उपयोग किया गया है। लगातार इसके द्वारा अपराध कारित किए जा रहे थे। विभिन्न जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसके विरुद्ध कई संगीन अपराध पंजीबद्ध हैं और उनमें से कई मामलों में ये फरार है, नाम भी इसके ऊपर घोषित है। और इसकी जानकारी मुझे मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी और
इसमें हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को इस संबंध में जानकारी दी गई, के द्वारा मार्गदर्शन दिशा निर्देश प्रदाय किए गए। उसी के तारतम्य में इसका NSA का प्रकरण जिला दंडाधिकारी महोदय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो उनके द्वारा जेल वारंट प्रदाय किया गया। उसके अधीन आज इसकी गिरफ्तारी लमेहटा घाट सगड़ा रोड से इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी है। हाँ, वहाँ इसका अभी जो हमारी जानकारी है पूछताछ पे कि सिविल लाइन के अंदर इसने जो रोटरी क्लब स्थित मैरिज गार्डन है वहाँ उसमें इसने शादी समारोह में अपने साथियों के साथ जाकर उसके घर गेट पे खड़े होकर 7-8 राउंड फायर किए थे और जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। और अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की इसके द्वारा संगीन अपराध कारित किए गए हैं। साथ ही इसके द्वारा अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से तमाम ऐसे फ़ोटो जिनमें पिस्टल या अन्य घातक हथियार दिखाकर ये मैसेज दिया जा रहा था नवयुवकों को कि ये जबलपुर का डॉन है। और जो नवयुवक हैं, अभी नई उम्र के बच्चे हैं, वो भी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे थे। इसके द्वारा क्षेत्र में लगातार लोक प्रशांति भंग की जा रही थी, कानून व्यवस्था को भंग करने का इसका प्रयास रहा है। नहीं, हम इसको लेके आ रहे थे तो गाड़ी हमारी प्राइवेट गाड़ी थी, वो प्राइवेट गाड़ी खराब हो गई और सरकारी गाड़ी में अन्य फोर्स पीछे से आ रहा था। ऊपर हम थाने पैदल आ रहे समय को देखते हुए वो प्रायश्चित कर रहा होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। इसमें हमारे साथ हमारे सब इंस्पेक्टर नादोनिया जी, ASI मनोज गोस्वामी, ASI राजेश वर्मा, आरक्षक पंकज, आरक्षक शुभम, आरक्षक ऋषभ, आरक्षक हुलेश, इन लोगों की विशेष भूमिका रही है। धन्यवाद। बलिया समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष महमूद अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिला अध्यक्ष महमूद अंसारी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय हजारों गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक द्वेष भावना से ग्रस्त होकर इस शैक्षणिक संस्थान को ध्वस्त करना चाहती है, जो छात्र हित और जनहित के विरुद्ध है। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय का निर्माण ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुआ था। उस समय RBD एक्ट 1958 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। 27 सितंबर 2024 को ग्राम सिंगनखेड़ा को रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण उससे पहले ही पूर्ण हो चुका था। सपा नेताओं ने मांग की है कि जनहित और छात्र हित में विश्वविद्यालय के भवनों को तोड़ने का आदेश निरस्त कर उचित संवैधानिक कार्यवाही की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिचय बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद महमूद अंसारी, अल्पसंख्यक सभा बलिया जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। किस तरह का ज्ञापन रहा आज, किसको ज्ञापन सौंपा गया? ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, यहाँ के कलेक्टर महोदय के थ्रू जौहर यूनिवर्सिटी के संबंध में। इसलिए कि जौहर यूनिवर्सिटी में किसी एक जात धर्म की बात नहीं है, वहाँ सभी जात धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उन लोगों के भविष्य की बात है, जिंदगी की बात है। तो क्या लगता है कि जिस तरह वहाँ के जौहर विश्वविद्यालय पे जो प्रक्रिया होने वाला है, तो इससे क्या कितने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकता है? इसमें लमसम मैं तो देखा था कि 7000 लमसम जो भी नियर अबाउट बच्चे हों, सबकी तो ज़िंदगी ख़राब होगी ना। किसान के भी बेटे, गरीब के बेटे, सब अमीर के तो कोई बच्चा है नहीं। 90% किसाने के बच्चे हैं। कोई किसानी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कि हम लोग के पूर्वजों की जन्मभूमि कर्म भूमि है हिंदुस्तान, भारत जिसे कहते हैं हम। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर सब कुछ अगर गलत था तो सरकार को दाखिला लेने से पहले, जब सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो उसको उस पर पहल करना चाहिए था। आज उनका कार्यकाल को 10 साल से नियर अबाउट ऊपर हो गए, प्लस हो गए। अब उनको दिखाई दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी
सर आप भी दिख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जी, मैं मोहम्मद आजम हूँ और अल्पसंख्यक जिला बलिया का संयोजक हूँ। तो क्या लगता है कि आप लोग को पत्रक देने से उस पर प्रक्रिया? जी बिल्कुल, ये समाज का दबाव पड़ेगा। आपने देखा कि समाज का दबाव अभी हाल के समय में पड़ा, तो युवाओं का आंदोलन हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक हमारी और आपकी बात नहीं है, उसमें लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है और केवल ये 2-4 बिल्डिंग गिराने की बात नहीं है, लाखों करोड़ ये बच्चों की जिंदगी ध्वस्त करने की बात हो रही है। तो मैं माननीय योगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इतिहास में किस रूप में जानना पसंद करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा विरोधी, युवा विरोधी था, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा और युवाओं के लिए कुछ सार्थक काम किया। सर क्या कहेंगे, आप भी दिख रहे हैं पत्रक? मेन मुद्दा ये है कि ये जो सरकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, और DPSP में डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ इसलिए है कि अभी देखा जाए कि एक एजुकेशन मिनिस्टर बने अभी प्रहलाद जोशी, इनके हालात ये हैं कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि कांग्रेस टाइम में लाइट नहीं रहती थी तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे। ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के गैंग रेप वाले को समर्थन करते हैं। तो ये लोग एजुकेशन के तो बहुत खिलाफ हैं और स्कूल क्यों बंद करना चाहते हैं? जितने भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में है, क्या सबके ये जो अप्रूवल है, जो नक्शा पास होता है, क्या सबके अप्रूव्ड है? क्या योगी जी का यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में अप्रूव्ड है? क्या रामदेव बाबा के अप्रूव्ड है? तो जितने भी कॉलेज हैं सारे अप्रूव्ड होंगे तो हमारा, अगर सारे अप्रूव्ड हैं और ये अप्रूव नहीं तोड़ दीजिए, नहीं तो सबके अप्रूवल दिखाइए। और ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान से रिलेटेड ये कॉलेज है तो उसको हम तोड़ेंगे, बाकी ज्ञापन किसको भेजा गया? ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया, डीएम। थैंक यू। सियोर जिले के भारुंदा में अवैध रेत परिवहन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बिना रॉयल्टी रेत लेकर गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक ट्रैक्टर चालक की पिटाई हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला भारुंदा क्षेत्र के छापरी, निमोटा, बबलीखेड़ा और सनकोटा मार्ग का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना बड़ी संख्या में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली कच्चे रास्ते से गुजरते हैं, जिससे सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और बिना रॉयल्टी रेत परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लालकोई चौकी में खड़ा कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की कार्यवाही प्रभावी नहीं होने से ये कारोबार लगातार फल फूल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन अवैध रेत परिवहन पर अस्थायी रूप से अंकुश लगा पाएगा या फिर कार्रवाई केवल जब्ती तक ही सीमित रहेगी। जावरा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगरपालिका परिषद जावरा में अमृत हरित महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान के तहत पूरे महानगर के बगीचों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण होगा। शुभारंभ जनता कॉलोनी और आले सैयद कब्रिस्तान से सामूहिक पौधारोपण से हुआ। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अनम मोहम्मद यूसुफ कड़पा, उपाध्यक्ष सुशील कोचट्टा, CMO चंद्रशेखर सोनेस, शहर कांग्रेस महासचिव मोहम्मद यूसुफ कड़पा, पार्षदगण और नागरिक उपस्थित रहे। अध्यक्ष श्रीमती अनम कड़पा ने कहा कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में वृक्षारोपण जरूरी है। हर वार्ड में खाली जमीन, उद्यान और स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे। CMO ने बताया कि पौधों के संरक्षण के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपाध्यक्ष कोचट्टा ने नागरिकों से घर के पास एक पौधा लगाने की अपील की। अंत में सभी ने अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। जावरा नगरपालिका द्वारा पौधारोपण के लिए ग्रीन जावरा, क्लीन जावरा के माध्यम से हम लोग पूरे जावरा नगर को 46,000 का टारगेट मिला है। इसमें अभी हमारे द्वारा यहाँ शुरुआत की गई है और जावरा हमारे जैसे अभी कब्रिस्तान है, शमशान है, अकेला अनुमान वो है, जावरा के कई बगीचे हैं, सादाखेड़ी टेंचिंग ग्राउंड है। इस तरह पूरा 46,000 पौधों का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ हरियाली रहे और नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि वो पौधा लगाए। जिस तरह से अभी तापमान बढ़ रहा है और पर्यावरण को जो ज़रूरत है आज के दौर में, जो बारिश कम हो रही है, उसके लिए हमें सब जागरूक होना पड़ेगा और पौधा लगाए। और जावरा के नागरिकों से निवेदन करते हैं कि उनकी देखभाल करें। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पहले भी हमारे द्वारा पौधे लगाए गए और यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी है। और कहीं बगीचे आप देख लीजिए कि बगीचों के अंदर भी कितना पिछले लगातार ये हमारा 4था साल है पौधारोपण का और कई हज़ारों वृक्ष बड़े हो चुके हैं और अपनी छाया और फलदार से और वातावरण को हरा भरा कर। उस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों से बात करके और ऐसे भविष्य में वो चीज़ नहीं हो, उस पर रोक लगवाएंगे। वृक्षारोपण जो है हर वर्ष हम बारिश के अंदर करते हैं। शासन का भी निर्देश है और नगर पालिका भी हम सब मिलकर हर वर्ष जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। जावरा के जितने भी बगीचे हैं
जितने भी धार्मिक स्थान है जहाँ जगह अच्छी है वहाँ हरियाली करने के लिए नगर पालिका पूरी प्रयास थे। लगभग अभी 500 पौधे हम लोगों ने लगाए हैं 4-5 जगह, और ये प्रतिदिन चलता रहेगा। जितने भी जावरा में इससे स्थान चयनित कर लिए गए हैं वहाँ जाकर और पौधे लगाएंगे सभी पार्षद मिलकर। सुशील कोचट्टा, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद जावरा। कटनी नगर निगम ने बकाया कर और किराया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में संचालित जंक्शन बियर बार मालिक राजेश काकवानी सहित 7 दुकानों को सील कर दिया गया। निगम का कहना है कि संबंधित संस्थान पर 1,28,28,641 रुपए से अधिक की राशि बकाया थी, जिसे तय समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया गया। कटनी नगर पालिक निगम ने बकाया करों और किराए की वसूली के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के निर्देश पर राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में संचालित जंक्शन बियर बार सहित 7 दुकानों को सील कर दिया गया। नगर निगम के अनुसार संबंधित पक्ष को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत मांग सूचना पत्र जारी किया गया था और बकाया राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया। निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं होने पर धारा 175(1) के तहत वारंट जारी कर 27 जुलाई 2026 को सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक संबंधित संस्थान नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर 1,59,28,641 रुपए की भारी भरकम बकाया राशि है। इसी के चलते निगम प्रशासन ने परिसर को सील करने का निर्णय लिया। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति सील तोड़ने और ताला खोलने या सील से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि संपूर्ण बकाया राशि जमा होने के बाद ही आगे की राहत पर विचार किया जाएगा। छह बार आपके खिलाफ न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी किया है, आपको जानकारी है इस बात की? नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट की विरुद्ध कार्रवाई नहीं, आपके खिलाफ 6 बार कुर्की वारंट जारी हो चुका है। 1,59,00,000 रुपए तो आपने अभी तक वसूली क्यों नहीं की? इसमें बार बार नोटिस दिया गया सर 173 के तहत, 174 के तहत आज उस पर कुर्की कार्रवाई। आज ही नोटिस दिया और आज ही कार्रवाई की। अच्छा, ये नगर निगम दुकानों पर क्या मामला था, कार्रवाई की गई? जी, तो हमारे जो दुकानों का अनुबंध हुआ था नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, इन्होंने कुछ 22,000 स्क्वायर फीट की विभिन्न दुकानें लीज होल्ड इनके पास था, लीज पे लिया था और 2012 में ये अनुबंध हुआ था, जिसमें 168 माह बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक किराया भुगतान नहीं किया गया है 1 रुपया भी, और इस किराए को वसूलने के लिए समय समय पर इनको बिल प्रेषित किए गए और उसके बावजूद भी इन्होंने किराया नहीं जमा किया। हमारे हमने वारंट भी जारी किया था सुसंगत धाराओं के तहत और आज हमने फिर से वही कार्रवाई की है। धारा 175 में हमने इनकी प्रॉपर्टी नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट की जो भी प्रॉपर्टी है, अचल चल संपत्ति और भी हम प्रॉपर्टीज का पता लगा रहे हैं। इस फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको अटैच करके हम खुद की कार्रवाई करके हमारा जो रेंट बकाया है वो हम वसूल करेंगे। कितना बकाया है और कब तक? लगभग 1,59,00,000 का ब्याज सहित हमारा कैलकुलेशन है, जो लास्ट बिल हमने भेजा था उसके हिसाब से, और जितना समय ये लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। 1 माह बाद अगर भुगतान नहीं किया तो नगर क्या करेगी? आगे हम कुर्की करेंगे। और दूसरी कार्रवाई भी हमने इनके साथ की है कि इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है अनुबंध की, तो आज हमने अनुबंध निरस्त करने का भी आदेश इनको तामील कराया है। इनको 1 माह का समय दिया है कि हमें अनुबंध के अनुसार समय सीमा थी, तो 1 माह में हमें पोजीशन दे, अन्यथा हम री एंट्री की कार्रवाई करें। वहाँ पे नर्मदा इस कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका आरोप था कि नगर निगम हमारे 7.5 करोड़ रुपए नहीं दे रही है और उसके लिए दबाव बना रही है, इस तरह की कार्रवाई। सर, नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हमारा किसी भी प्रकार का रुपया बकाया नहीं है। वो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी के साथ में, क्योंकि डायरेक्टर सेम है। परंतु यहाँ पर सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जितने बार भी हमने उन्हें नोटिस जारी किए उसमें भी उन्होंने यही कंफ्यूजन किया। हमने नर्मदा कॉन्ट्रैक्ट को नोटिस जारी किए, उन्होंने खुशीराम की तरफ से जवाब दिया है, तो शायद वो कंफ्यूज्ड है कि किस कंपनी का क्या अनुबंध किया है। उन्होंने स्वयं अपने अनुबंध में लिखा है कि हमने 1,20,00,000 रुपए देकर खुशीराम एंड कंपनी को देकर ये दुकानें ली हैं और उसके बाद में हमने इनके साथ में रजिस्ट्री की है।
तो संभवतः वो कंफ्यूज्ड है और ये इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। हमने पूरी तरह से लॉफुल कार्रवाई की। इनफैक्ट 2017 से नोटिस जारी हो रहे हैं संबंधित फॉर्म को, और आज दिनांक तक उन्होंने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि उनको उस दुकान का कोई भी पैसा जमा करना है। और जो भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड है वो खुशीराम एंड कंपनी के पक्ष में अवार्ड हुआ है, ना कि नर्मदा कॉन्टेक्ट। एक और बात उल्लेखनीय यहाँ पर यह है कि नर्मदा कॉन्टेक्ट की जब हमने MCA की वेबसाइट से, आधिकारिक वेबसाइट से डिटेल्स निकाली, तो आज की स्थिति में कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर है वो है नर्मदा होल्डिंग, ना कि नर्मदा कॉन्टेक्ट। परंतु इनके द्वारा फिर भी नर्मदा कॉन्टेक्ट के नाम से हमें जवाब दिया गया है, जो भी जांच के दायरे में। ये गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है और इनके द्वारा बार बार इस तरह की हरकतें की गई। 2017 से आज तक उन्होंने रेंट जमा नहीं किया है। रेंट जमा कर देना चाहिए था समय पर, तो ये नौबत नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाने क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लाहौरपुर में शनिवार देर रात करीब 2:40 पर बाइक सवार पर 2 अज्ञात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़े कई वाहनों को तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने पत्थरों से वाहनों के कांच फोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित रन फॉर लाइफ नशे से दूरी है जरूरी 2.0 मैराथन का रविवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में सफल आयोजन किया गया। टीटी नगर स्टेडियम से प्रारंभ हुई इस मैराथन में समाज के विभिन्न वर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। आयोजन में एडीजी नार्कोटिक्स डी श्रीनिवास वर्मा, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला, एडिशनल कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी अखिल पटेल, एडिशनल डीसीपी नीतू ठाकुर, एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे, डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान, शहर के विभिन्न शासकीय और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, नगर रक्षा समिति के सदस्यों, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों, पुलिसकर्मियों और आमजन सहित लगभग 6000 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। मैराथन का आयोजन 2 किलोमीटर वॉकथॉन, 5 किलोमीटर रन और 10 किलोमीटर मैराथन श्रेणियों में किया गया। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों में विशेष उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया। सभी प्रतिभागियों को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा सभी विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कुबरेश्वर धाम में तृतीय दिवस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे ने दिया जागरूकता संदेश। थाना मंडी अंतर्गत कुबरेश्वर धाम में तृतीय दिवस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर डॉक्टर प्रशांत चौबे ने उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक सीहोर डॉक्टर अभिनंदा शर्मा, थाना प्रभारी यातायात सीहोर ब्रजमोहन धाकड़, थाना प्रभारी मंडी निरीक्षक सुनील मेहर उपस्थित रहे। नशे से दूर रखना। और नशा जो है एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी के रूप में है। आजकल युवाओं की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। ऐसे में बहुत जरूरत हो जाती है कि हम सभी वर्ग लोग, वर्ग कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं, अनुशासन की मिसाल पेश कर सकते हैं। हम ही लोग ऐसे लोग हैं जो चाहे तो भारत को नशा मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। नशा बहुत बढ़ देता है, तरह तरह के नशे आते हैं, और इसके अलावा तरह के जो है कैपिटल नशे आ गए। ऐसे नशे में जो एक बच्चा एक बार लिया था जिंदगी भर का शिकार हो जाता है। और अपराधी क्या करता है कि उसको चेन मार्केटिंग की तरह यूज करता है। क्या करता है कि एक बार पुड़िया किसी को फ्री खिलाता है, उसके बाद कह रहा है 7 लोगों को बना लो अपना कार्ड तो तुम्हारी फ्री हो जाएगी। तो 7 लोगों को बनाना है तो अपने साथ को कहता है कि सबको फ्री ऑर्डर 7 लोग तुम्हारे ग्राहक बन जाएंगे तो हम ऐसे करते करते
एक सब चैन बन रही है, जो चैन बनने का प्रयास अपराधी कर रहे हैं। हम सबको ये देखो कितना जोश और कितना उमंग और कितना अनुशासन है, इतने सारे लोग हैं लेकिन इतना अनुशासन जो है इससे भक्तों के बीच हो सकता है। हम सब भक्त हैं भगवान शिव के, गुरु जी के, हम सब भक्त हैं भारत माता के, और ऐसे में अपने को कुछ बातें क्या करना चाहिए। सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सुरक्षा करना पुलिस का काम है, लेकिन सुरक्षा हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम सब अपने घर का बाहर होने लगे हैं, जब हमारे दिल्ली में जा रही है, पूरा हमारी टीमें लगातार लगी है, पकड़ भी रहे, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा मत खुद रखें। बैग है, मोबाइल है, उसकी सुरक्षा हम करने का अपना एक मन में धारणा रहेगी कि थोड़ी सी इसको सुरक्षित। नीमच जिले के गांव रतनगढ़ में स्टेट टुडे की टीम पहुंची। गांव पहुंचकर नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि कचरूलाल गुर्जर से गांव के विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमने हमारे कार्यकाल में नगर परिषद के सारे कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों और शासन के अधिकारी कर्मचारियों को साथ मिलकर कई विकास कार्य करवाए। जैसे किसी वार्ड में बारिश बहुत कीचड़ होता था, आम जनता परेशान थी, वहां पर सीसी रोड बनवाई और हमारी योजना में इस गाँव के बारिश के समय वेस्टेज पानी निकलता है, जो वहाँ पर हम नाला बनाने की योजना बनाकर उस पानी को फिल्टर कर नदी में छोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने समय समय पर नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता के अनुसार सभी को पूरा ध्यान दिया है और भी कहीं विकास कार्य करवाए। सुनते हैं अध्यक्ष प्रतिनिधि कचरूलाल गुर्जर को। सर, मेरा नाम कचरूलाल गुर्जर है, मैं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन, आप नगर परिषद कार्यालय पधारे, आपका स्वागत। सर, यहाँ पे कार्यकाल में क्या क्या विकास काम हुए? जी, कार्यकाल को तो लेके कि पहली बार मुझे परिषद के साथी लोग भी अच्छे मिले, तो हमने जो इंटर के जो गांव थे, जैसे हमारा वार्ड क्रमांक 5 है, बूंदीखेड़ा है, इसमें पहले कहीं पे भी सीसी रोड वगैरह कुछ भी नहीं थे, न पानी के पीने की व्यवस्था थी। तो इस परिषद ने वहाँ कायाकल्प योजना के अंतर्गत लगभग 65 लाख के निर्माण कार्य किए, और एक आदिवासी बस्ती होने के नाते उनको हमने पेयजल संबंधी जो बड़ी समस्या थी उसको भी हल करी। ऐसे ही हमने वार्ड क्रमांक जो 15 था हमारा गुंजालिया, वहाँ पे भी एक आदिवासी बस्ती थी, तो वहाँ थोड़ा रास्ता कठिन था, पगडंडी रास्ते थे, वाहन वगैरह वहाँ आसानी से नहीं जा पाते थे। तो हमने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत वहाँ एक डामर सड़क का निर्माण कराया। स्वच्छता में सर आपने क्या क्या करवाया? स्वच्छता में हमने सबसे बड़ी यहाँ लगभग 95 से जो रतनगढ़ के लोग बड़ी आशा के साथ हर परिषद, हर जनप्रतिनिधि से मांग करते आ रहे थे, तो सबसे बड़ी यहाँ एक हमने स्वच्छता में 3 करोड़ 65 लाख के लगभग जो एक नाला गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत हमने स्वीकृत कराया, और उसके टेंडर परचेस हो गए, और बहुत जल्दी हम जो गंदा पानी है उसका भी फिल्टर करके हम नदी में डालने की हमारी योजना है, और उसका भी बहुत जल्दी हम भूमि पूजन कराएंगे। रहा नगर में स्वच्छता के मामले में, हमने समय समय पर जो हमारे ट्रेचिंग ग्राउंड है, जो हमारे वार्ड क्रमांक है, जैसे डीप एरिया थे, तो वहाँ हमने थोड़ी व्यवस्था में सुधार किया, और बराबर हमारे जन सेवक और सभी लोग हमारे परिषद के साथी हैं, स्वच्छता में बहुत अच्छा काम करते। और स्वच्छता में हमने वाहन भी राज्य शासन से माननीय विधायक जी के सहयोग से हमें प्राप्त हुए, और स्वच्छता में हम अभी भी हमारी रेटिंग बहुत अच्छी। सर, पानी की क्या व्यवस्था? पानी की तो रतनगढ़ में, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, रतनगढ़ में वैसे पानी की कोई कमी नहीं है, पर कहीं न कहीं मेंटेनेंस के नाम पर या पूर्व में जो भी मेरे साथीगण थे उस पर उतना गौर नहीं किया। पर इस परिषद में पानी के मामले में पहली बार हमने केंद्र सरकार प्लस राज्य शासन से एक बहुत बड़ी DPR बना के हमने लगभग 3 करोड़ के पेयजल संपत्ति हमने पूरे रतनगढ़ में पाइपलाइन बिछाई, और अभी हम प्रतिदिन लोगों को पेयजल पीने का सप्लाई कर रहे। कहीं कहीं थोड़ा समय का रहता है, वो भी हम हल कर लेंगे, और आने वाले समय में हमारे पास बहुत बड़ा स्टोर पानी का हो जाएगा। हमने 3 बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण अमृत 2 योजना के पार्ट 2 योजना के अंतर्गत हम उस पर भी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो
अभियान चलाया था जल गंगा संवर्धन योजना, इसमें आपने क्या किया? इसमें हमने हमारी जो नदी है, नदी का कहीं न कहीं हम ये चाहते थे कि इसका कायाकल्प हो। काफ़ी पुरानी हमारी गुंजाली रिवर नदी है, तो हमने एक राज्य शासन को माननीय विधायक जी के सहयोग से एक रिंगवाल और 2 जगह हम पुरानी परंपरा को हम लाना चाहते हैं। तो 2 जगह जैसे गंगा घाट है, राम घाट है, इनके निर्माण के लिए हमने 4 करोड़ की राशि माननीय विधायक जी द्वारा हमें स्वीकृत की और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ राज्य शासन में पड़ी है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी नदी का सौंदर्यीकरण भी हम करेंगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।